1914 में जब पहली जंग-ए-अज़ीम छिड़ी, तो उसके नतीजे में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। 2 करोड़ के करीब तख़मीना लगाया जाता। उसमें एक साइड जीत गई, दूसरी साइड हार गई। जो साइड हार गई, उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की कंडीशंस लगाई गई, वर्साई की जो ट्रीटी थी। फिर उसके नतीजे में ग्रीवेंसेस पैदा हुई, जिसके नतीजे में एडोल्फ हिटलर आगे आ गया और उसने बदला लेने की भावना से अपने लोगों को इकट्ठा किया। उसने फिर दूसरी जंग-ए-अज़ीम भी छेड़ दी और उसके नतीजे में 70 टू 80 मिलियन लोग मारे गए। यानी पहले से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा। तो जब जंगें शुरू होती हैं, जब वायलेंस शुरू होता है, जब तशद्दुद शुरू होता है, तब वो नहीं देखता कि कौन सिर्फ़ फ़ौजी हैं, कौन आम लोग हैं, कौन बच्चे हैं, कौन मासूम हैं। इसकी ज़द में सारे आते हैं और उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? जब पहली जंग-ए-अज़ीम को जब हम देखते हैं, तो आपको पता है कि जर्मनी, रशिया और इंग्लैंड के जो बादशाह थे उस वक़्त के, वो सारे आपस में कज़िन्स थे। वो सारे फर्स्ट कज़िन्स थे और जब वो जंग हारे, तो जो काइज़र विलेम जो था जर्मनी का, उसको पनाह देने की बात हो रही थी। यानी एक तरफ 20 मिलियन आम लोगों को मरवा दिया, लेकिन जब इनके अपनी गर्दनें कटने की बात आई लीडरशिप की, तो उन्हें बड़ा अफ़सोस था। वो उसको ह्यूमैनिटेरियन चक्कर में असाइलम देना चाह रहे थे, लेकिन वो खैर नहीं हुआ। फिर बोल्शेविक्स आ गए और फिर वो रशियन ज़ार जो था, फिर उसको भी उन्होंने मार दिया। तो बहरहाल उसके बाद उस वक़्त की जो दुनिया थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम अपनी अवाम को इस झमेले में नहीं डालेंगे कि बदले की भावना में चेकोस्लोवाकिया का जो जर्मन स्पीकिंग एरिया है, वो जर्मनी का हिस्सा होना चाहिए या हमें ये जगह, ये खित्ता हमारा है, इतनी सी ज़मीन के लिए हमने लड़ना है, वगैरह-वगैरह, जो हरकत अभी इस वक़्त पुतिन कर रहा है यूक्रेन में। क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब जो तीसरी जंग-ए-अज़ीम छिड़ेगी, उसके अंदर मज़ीद लोग मारे जाएँगे। करोड़ों की ये हम नंबर भूल जाएँगे। दुनिया ही शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर ऑब्वियसली एटमी हथियार भी बीच में आ गए, इक्वेशन का हिस्सा बन गए। लेकिन अब देखें, अभी बलूचिस्तान में एक स्कूल बस के ऊपर बम धमाका हुआ और 4 बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी तस्वीरें मैं देख रहा था, बच्चे हैं, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता वो पंजाबी हैं, बलोची हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या हैं, इट डज़न्ट मैटर। बच्चे को नहीं पता था कि उसका मज़हब क्या है या उसकी नेशनैलिटी क्या है। वो बच्चा या बच्ची स्कूल जा रहे थे, अपना होमवर्क लेके जा रहे होंगे, कुछ को परेशानी होगी कि मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर से डाँट पड़ेगी, या कुछ बड़े खुश होंगे कि मैंने होमवर्क कर लिया, टीचर से शाबाशी मिलेगी। उनके माँ-बाप ने उनको बसों में बिठाया होगा कि चलो बेटा जाओ पढ़ो और शाम को जब आओगे तो हम मूवी देखेंगे या खाना इकट्ठा खाएँगे, या माँ कहेगी कि मैंने आपके लिए बेटा ये मज़े की बिरयानी पकाई है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, वापस आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अब वो नहीं होगा। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, तो जिसने भी किया, ये कोई गैस का सिलेंडर तो नहीं फटा। ये जिसने भी किया है, जिसने भी वो बम रखा बीच में, उसने यही सोच के किया कि हाँ भाई, हमारे जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो पूरे होंगे। या तो पाकिस्तान की आर्मी को मज़ा चखाया जाएगा, पाक पंजाबियों को मज़ा चखाया जाएगा, या बलूचिस्तान की आज़ादी लड़ी जाएगी, या हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अब ये जिन्होंने भी ये हरकत की है, पहले मैं ये जो अगली बात करने लगा हूँ, ऑब्वियसली मैं सिर्फ़ लॉजिकली डिफरेंट एवेन्यूज़ को अप्रोच इसलिए कर रहा हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की एग्ज़ाम्पल इसलिए दी, क्योंकि जो ट्रेजेडी आपके सामने होती है, उस ट्रेजेडी को देखा जाता है, जाँचा जाता है, खंगाला जाता है और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि हमने अब ये दोबारा नहीं करना। जापान के ऊपर जब 2 एटॉमिक बम गिरे, तो उस वक़्त जो इम्पीरियल जापान था, उनके भी बड़े एम्बिशंस थे। उन्होंने भी आधी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा करना था, लेकिन फिर उन्होंने कहा, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो ये जो अभी बच्चे मरे हैं, एपीएस में भी बच्चे मरे थे, फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ और बहुत सारे दहशतगर्दों को मारा गया, लेकिन उसके बाद दहशतगर्दी कंट्रोल में आई भी 2014 के बाद। लेकिन पाकिस्तान के हालात तो बेहतर नहीं हुए। चाहे बच्चे इधर मरें या भारत में मरें या अफ़गानिस्तान में मरें, आप कब बच्चों को मारना बंद करेंगे? आप कब निहत्थे लोगों को मारना बंद करेंगे? पहलगाम में एग्ज़ैक्टली 1 महीना पहले इस वक़्त एक क़यामत आ गई थी। उन 26 लोगों के ऊपर जो वहाँ पे अपनी फैमिलियों के साथ छुट्टियाँ मनाने गए थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग आएँगे अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, हमसे पूछेंगे कि आपका मज़हब क्या है? अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आपको कलमा नहीं आता, तो आपके सरों पे गोलियाँ मारी जाएँगी। आपकी नौनों चेक की जाएगी कि आगे से खतने हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। नहीं हुए हुए तो आपको मारा जाएगा, सिर्फ़ ये कसूर था आपका। ज़रा इमेजिन करें कि वो लोग जिन्होंने ये हरकत की होगी, जिन्होंने बम रखा होगा, चाहे जो मर्ज़ी ऑर्डर उनको ऊपर से आया हो, अगर कोई इंसानियत की सबसे गिरी हुई स्टेट है, वो ये है कि जो जानते-बूझते हुए इस तरह की हरकत करता है, चाहे उसको कहीं से भी ऑर्डर आया हो, कि उसे पता है कि इसके अंदर बच्चे मरेंगे। उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसको क्यों मारा जा रहा है। और ये 4 बच्चे तो मर गए और बहुत सारे बच्चे, वो बस आपको मैं दिखा देता हूँ बस की क्या हालत हुई। खुद इमेजिन कर लें कि इसके अंदर कौन बचा होगा और कैसा बचा होगा। ये बस है। जो बच्चे बचे होंगे, किसी की बाजू उड़ गई, किसी की टाँग उड़ गई, किसी का चेहरा मस्ख़ हो गया, जो ज़िंदा भी रहे होंगे, वो कैसी ज़िंदगी जिएँगे। और अब मैं थोड़ी-सी आपके साथ लॉजिकल बातें करता हूँ कि पहलगाम का रेफ़रेंस मैंने इसमें इसलिए दिया
ताकि एक ही तरह की शक्लें हैं, एक ही तरह की बातें हैं, एक ही तरह के खाने-कपड़े हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अब तो गुस्सा चढ़ता है इस तरह की बातें सुन के। लेकिन सच तो यही है। पाकिस्तान का सबसे ऊँचा, हिमालय से ऊँचा और पाताल से गहरी दोस्ती, कश्मीर के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप वगैरह। इनसे पूछिए इनके 5 पॉलिटिकल लीडरों के नाम बता दो, 5 उनके एक्टरों के नाम बता दो, 5 उनके खानों के नाम बता दो, किसी पाकिस्तानी को नहीं पता होगा। बहुत ही कोई कल्चर्ड होगा जो चाइना में रहता होगा शायद उसको पता होगा। लेकिन जो आम पाकिस्तानियों को नहीं पता, इंडिया के बारे में पूछना सबको पता होगा। इंडिया न जो नॉर्थ इंडिया स्पेशली जो है, उनसे पूछना पाकिस्तान के बारे में उनको भी पता होगा। लेकिन आपने एक ऐसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने खुद साख्ता के खड़े किए हुए हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है, अफ़सोस भी होता है। सारे कह रहे थे ऑब्वियसली पाकिस्तानी कह रहे थे यार आप बड़ा वन साइडेड व्यू देते हो। ज़रा सोचो तो सही। आपने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के ऊपर आपने मुफ्त की दुश्मनी पाली हुई है। जब यूरोप में दूसरी जंग-ए-अज़ीम हुई उन्होंने फैसला कर लिया कि सारे लोग आज से 75 साल पहले एक-दूसरे के घरों में घुस के उनकी औरतों के, उनके लोगों के सामने रेप करते थे। उनके लाइन में खड़ा करके उनके सरों में गोलियाँ मारते थे। 75 साल पहले से। अब वीज़े के बगैर मुँह उठा के जो मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी चला जाए। कोई पूछता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। कोई स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी चला जाए, जर्मनी से कोई फ्रांस चला जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप दीवारें ऊँची किए जा रहे हैं, फिर भी काम तो आपका रुक नहीं रहा। तो अब थोड़ी-सी लॉजिकल बातें हो जाएँ और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे खूब इसके ऊपर भी पता नहीं या तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सच्चे दिल से बोला जा रहा है। लेट्स जस्ट टेक देम ऑन फेस वैल्यू। फौरन इसहाक डार ने अभी एक ट्वीट की, फौरन उन्होंने क्या कहा, ज़रा मैं आपके सामने ज़रा पढ़ के दिखा दूँ। अब ज़रा अपनी लॉजिक को चेक कीजिएगा कि आपकी लॉजिक वही है जो पहले थी। इसहाक डार साहब ने कहा कि डीपली सैडेंड बाय द डास्टर्डली टेररिस्ट अटैक बाय इंडियन प्रॉक्सीज ऑन अ स्कूल बस इन खुजदार टारगेटिंग इनोसेंट चिल्ड्रन 3 जो कि अब नंबर 4 पे चला गया। वो शहीद हो गए और मैनी क्रिटिकली इंजर्ड। हमारी व्हाइल आवर प्रेयर्स गो आउट फॉर द डिपार्टेड सोल्स एंड द फैमिलीज द प्लानर्स एंड ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ दिस हेनस अटैक्स शैल बी ब्रॉट टू जस्टिस। अच्छा, ये लगता है जैसे टिट फॉर टैट लैंग्वेज यूज की जा रही है, लेकिन उसके अंदर अपनी लॉजिक को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जब पहलगाम का अटैक हुआ तो फौरन कहा गया उधर से इंडिया ने मेरा 5-10 मिनट के अंदर ही कह दिया था कि ये इसके पीछे पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट का हाथ है। और ये मैं अक्सर रेफरेंस आपको देता हूँ कि जब उसामा बिन लादेन का हुआ आई थिंक विद इन अभी डॉक्यूमेंट्री भी आई है 9/11 के ऊपर कैचिंग उसामा बिन लादेन। उसके अंदर भी उन्होंने आधे घंटे के अंदर उन्हें पता चल गया था कि ये उसामा बिन लादेन। हालाँकि अमेरिका के बहुत सारे दुश्मन हैं। वो ईरान भी कह सकते थे, सद्दाम हुसैन भी कह सकते थे, वो किसी को भी कह सकते हैं, गद्दाफी को भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका इशारा सीधा उसामा बिन लादेन तक किया। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास बहुत सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, लेकिन उनके पास ऐसा फोरेंसिक एविडेंस फौरन नहीं आता। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किसने क्या किया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये टिट फॉर टैट क्यों लग रहा? यहाँ पे मुझे ये टिट फॉर टैट इसलिए लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज देखें, बिल्कुल वही यूज़ की जा रही है जो इंडिया ने यूज़ की थी आफ्टर पहलगाम। और अब ज़रा पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूँ और इसके पीछे बहुत सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं जो कह रहे हैं इंडिया ने किया, इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। तो जो एतराज़ात आपने इंडिया के ऊपर उठाए थे पहलगाम के बाद कि भई इतनी जल्दी आपको कैसे पता चल गया इंडिया? दूसरा पॉइंट, वो बलूचिस्तान में तो बहुत सारी पाकिस्तान की आर्मी मौजूद है वहाँ पे, बड़ी सिक्योरिटी स्टेट है वहाँ पे। वहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता आर्मी के बगैर। जैसे कश्मीर में 7 लाख भारतीय फ़ौज, ये भी एक झूठ। 10 लाख उनकी टोटल फ़ौज है, तो 7 लाख उन्होंने कश्मीर में डाली हुई है। चेक करें ज़रा। उसको हर नॉन पाकिस्तानी रिपोर्ट या जितने भी इदारे हैं या सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कोई भी नहीं कहता कि 7 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीर के अंदर है, लेकिन ये पाकिस्तान में रटा मारा जाता। तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पे आपने ये काम कैसे कर दिया भई? दहशतगर्दों ने इतना बड़ा बम रख दिया, वो भी आर्मी की स्कूल की बस के अंदर। आपकी तो वहाँ पे उधर आर्मी की तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, आर्मी के स्कूलों की और उनके बच्चों की और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो उधर कैसे हो गया ये? तो इन 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तीसरा पॉइंट फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये पाकिस्तान की डीप स्टेट ने अपने बच्चों को खुद मरवाया। जो भी ये सुनेगा, उसके लिए कितना गुस्से वाली बात होगी कि एक तो हम मातम मचा रहे हैं कि हमारे बच्चे मारे गए। वो भी बच्चे कौन से? आर्मी के अफ़सरों के बच्चे मारे गए। ना भी होते आर्मी के अफ़सरों के बच्चे, लेकिन अब हमने आपकी ज़बान में आपको जवाब देना है कि ये आपने खुद करवाया। इस तरह पहलगाम में भारत की डीप स्टेट ने खुद करवाया, खुद अपने बंदों को मरवाया उन्होंने। तो जो चीज़ आप भारत के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो फिर अपने लिए भी करें। लॉजिकल कंसिस्टेंसी दिखाएँ। मेरा मानना क्या है, मैं नहीं समझता इसको पाकिस्तान की डीप स्टेट ने मरवाया। पता नहीं हो भी सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इस बात को मान। उसी तरह जिस तरह एपीएस में जब इतने बच्चों को मारा था, मेरा दिल नहीं मानता था और ये उस वक़्त हमारे लिए बड़ा सीखने का वक़्त था। मुझे याद है जब एपीएस
बीटीएस हुआ था, तो इंडिया में उस वक़्त उनकी पार्लियामेंट में दे ऑब्जर्व्ड 2 मिनट साइलेंस। उनकी पार्लियामेंट में, उनके मीडिया में खूब मातम मचाया गया था। और अब हम देखते हैं भारत भी दूसरा बन गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब उनके घाव इतने फ्रेश होंगे, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इंडिया में बड़ी अजीब-अजीब किस्म की ट्वीट्स देख रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हो। यानी आपके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है। अब पाकिस्तानी लाख कहें कि नहीं हमने तो खुशियाँ नहीं मनाई थी। आपने खुशियाँ इसलिए नहीं मनाई थी क्योंकि लोग मोस्टली ऊपर वालों को फ़ॉलो करते हैं। ऊपर वालों ने फ़ौरन ही ओह जी कंडेम कर दिया, घिसे-पिटे जुमले, हम जी दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दी के हम तो खुद बहुत बड़े विक्टिम हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो वही लोग आपके नीचे से कंडेम करने लग जाते हैं। लेकिन साथ-साथ कुछ लोग ये भी छोड़ देते हैं कि ये आपने खुद ही करवाया। तो वो भी आपको यही कहेंगे। अब ज़ाहिर बात है वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट और वो डाल देंगे। अगेन आई डू नॉट सपोर्ट इट। ट्वीट एक बहुत वायरल हुई है, एक पता नहीं कोई एक ट्रोल किस्म का अकाउंट है, उसके कुछ 10 मिलियन व्यूज़ हुए हैं उस ट्वीट के। और ये रवैया मुझे समझ नहीं आता। ट्वीट दिखा दूँ? देखें ट्रोलिंग एक चीज़ होती है, लेकिन लोगों के मरने के ऊपर, लोगों की मिज़री के ऊपर आप इसराइल को, मैंने एक पोज़ीशन ली हुई, बड़ी गालियाँ पड़ी मुझे इसराइल की सपोर्ट करने पे। लेकिन मैंने कभी जो गज़ा में बच्चे सिविलियंस मर रहे हैं, उस पे कभी मैंने खुशी नहीं मनाई, कभी मुझे हँसी नहीं आई, कभी मैंने उसका मज़ाक नहीं उड़ाया। अब ये कोई ट्रोल अकाउंट है, बैड न्यूज़ फॉर ऑल आइज़ ऑन राफ़ा, और ये गज़ा का ये तबाही मच रही है और उसके ऊपर वो खुशियाँ मना रही है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक ये बच्चे की फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी। उसके मुँह पे ये मलबे की या मिट्टी उसके मुँह पे पड़ी हुई थी और इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा ट्रोल किया। तो उसी तरह की ट्रोलिंग अब ये जो बच्चे मरे हैं इसमें, इस वाक़ये में, उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ लोग ट्रोल कर रहे हैं। मेरी नज़र में अगर आपको इसमें मज़ा आता है ना, तो आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो ठीक है ना, मैं भी तो देखें ना बात करने की कोशिश कर ही रहा हूँ ना। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है बच्चों के मरने पे, चाहे किसी ने आपको जो मर्ज़ी पॉलिटिकल बातों के ऊपर आपको तंग किया, और मैं मानता हूँ इससे बड़ी गाली और मुहज़्ज़ब गाली, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इससे बड़ी और गाली कोई नहीं हो सकती कि जब आप मातम मना रहे हो अपने शहरियों के मरने का, तो दूसरे लोग आपको कह रहे हो यार तुमने खुद ही कराया। ओह यार ये तो करा दे। इससे कैलस स्टेटमेंट और क्या होगी? आप वैसे कह दो हम कंडेम करते हैं, लेकिन इतना मुँह अट के आप कह दो यार ये खुद ही कराया होगा। आप ये कह दें हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप ये कह दें हमारा इसमें कोई हाथ। आप ये क्यों कहते हैं कि यार ये आपने खुद ही कराया? नजम सेठी से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं। चौथा पॉइंट वो होगा सवाल, नहीं पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? अगेन ये मैं सिर्फ आप लोगों की जो लॉजिक है ना उसी को फिट कर रहा हूँ, क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना बड़ा आसान काम होता है, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, और नैरेटिव बिल्ड करना तो इससे आजकल के ज़माने में तो इससे कोई मुश्किल काम है ही नहीं। वो क्यों जी? और जैसे मैंने अभी आपको बताया इसहाक डार की जो मैंने ट्वीट पढ़ी आपको, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको जवाब दिया जाएगा। क्या आप जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इंडिया ने करवाया है तो दिल्ली के ऊपर मिसाइल फेंकेंगे आप? क्या करेंगे आप? ड्रामेबाज़ी। उस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लेकिन एनीवे चौथा पॉइंट ये कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? भई आपने इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी थी। इंडिया ने जैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है दहशतगर्दों को, तो उसी तरह आपने कह दिया कि इंडिया की प्रॉक्सीज़ ने या डीप स्टेट ने उनको इनेबल किया है, पीएलए वालों को, या उन्होंने ये काम करवाया। और चूँकि आपने प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा तरीके से किया है कि बड़ी एब्रप्टली सीज़फायर हो गया। ट्रंप ने 1-2 बयानात दे दिए ऐसे कश्मीर के ऊपर कि तो आप तो पागल हो गए, आप समझ रहे हो ओह जी हमने इसको इंटरनेशनलाइज़ कर दिया है। अब हमने शोर मचाना है कि भारत भी हमारे अंदर दहशतगर्दी करता है जिस तरह हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग, तो आपने कहा होगा, आपकी डीप स्टेट ने कहा होगा हाँ, चलो भई मौका अच्छा है, लोहा गरम है, चढ़ा दो इसके ऊपर, लगा दो इल्ज़ाम इनके ऊपर। लेकिन कितनी मज़े की बात है, इनमें से कोई जो भी पाकिस्तानी इसको सुनेगा वो कहेगा नहीं यार कैसे हो सकता है? आप कैसे तवक्का रख सकते हैं कि यही लॉजिकें जो आप लड़ाते हैं बैठे-बैठाए उनके ऊपर 1.5 अरब लोगों का जो मुल्क है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये समझ जाएँ कि ये उन्होंने खुद ही करवाया होगा। 5वां पॉइंट, ये आज़ादी की तहरीक चल रही है, वो एग्रीव्ड लोग हैं भाई वो। यही कहते हैं ना आप कश्मीर के बारे में, वो बेचारे एग्रीव्ड लोग हैं। वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं पिछले 75 सालों से, जो कि मुशर्रफ ने खुद कहा हुआ है कि 1989 में जब अफ़गान जहाज़ वहाँ से खत्म हुआ तो इतने सारे मुजाहिदीन हमारे पास थे, हमने उठा के कश्मीर की तरफ कर दिया। 1989 से पहले आपको कोई आर्म्ड मिलिटेंट स्ट्रगल कश्मीर में नहीं नज़र आती। 89 के बाद जैसे ही अफ़गान जहाज़ खत्म होता, यहाँ पर वायलेंस शुरू हो जाता। तो इधर हालाँकि बलूचिस्तान में शुरू से ही चलता चला आ रहा है, 1948 से ये काम चलता चला आ रहा है। तो वही लॉजिक आप इधर भी लगाएँ। आपके आर्मी चीफ तो कहते हैं ये 1500 लोग हमें मारेंगे, वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। आपके आर्मी चीफ तो ये कहते हैं ये 1500 लोगों का काम है। यही लॉजिक हैं जो आप लोगों के ऊपर लगाते हैं ना, अपने ऊपर भी लगाया करें। उस बैठ के सोचा करें। एंड में बात यही आ जाती है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो हवाला दिया। कब आप लोग ये बैठ के फैसला करेंगे? नहीं। स्पेशली, और इसका ओनस मैं पाकिस्तान के ऊपर इसलिए डालता हूँ क्योंकि ये जो प्रॉक्सी वॉर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर
व्हिच इज़ अ फैंसी टर्म फॉर दहशतगर्दी। ये काम जो शुरू किया ये हमने किया। ये ड्रामा दुनिया के सामने नहीं बिकता कि ओह जी, हम तो खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के। भई आपने खुद ये काम किया हुआ है। पाकिस्तान में सबको पता है, पाकिस्तान में हम खुद कहते हैं कि अफ़गान जहाद के बाद पाकिस्तान में क्लाशनकोफ का कल्चर आया और यही कल्चर आपने कश्मीर में आप लेके गए, क्लाशनकोफ का, दहशतगर्दी का। ये आपकी ही फुलझड़ियाँ छोड़ी हुई हैं, जो आपके मुँह के ऊपर फट रही हैं। तब आप कह रहे हैं यार हम तो फट रहे हैं, चलो जी बीच में अपना भी फ़ायदा लगाएँ। क्या क्या मिला क्या आप? क्या नतीजे में आपको मिला? जितने एडवेंचर्स आपने किए सारे खराब, सारे फेल। छोड़ दो यार ये रट आपने रट लगाई हुई है। आप अगले 100 साल तक कश्मीर उनसे नहीं ले सकते। वो जैसे भी हैं, अपने आप को आपने खुशियाँ मनानी है कि हमारे साथ चाइना खड़ा है, ये है, वो है। वो जैसे भी हैं, वो नीचे नहीं अब जाने लगे। क्योंकि जिसके पास पैसा है, उसी के पास मिलिट्री भी है, उसी के पास ताकत भी है, वही सस्टेन भी कर सकता है। आप बड़े हवाओं में उड़ रहे हैं, हमने उनके 4-5 राफेल गिरा दिए। अगर आपको ये खुशफ़हमी है भी कि आपने गिरा भी दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? आप उनकी कोई ज़मीन 1 इंच भी आप उनकी ज़मीन छीन सकते हैं? आपने जहादिये छोड़ दिए, आपने उनकी पार्लियामेंट के ऊपर हमले करवा दिए, आपने मुंबई के ऊपर हमला करवा दिया। क्या मिला आपको? कुछ मिला आपको? बल्कि इधर से ना आपके हाथ से बलूचिस्तान निकल जाए। सोचें इन बातों को। अब ये जो वाक़या हुआ है, ज़रा जो लोग अगेन मैंने ये इसलिए बात अब बाद में की है, शुरू में मैंने आपको अपने ख़्यालात का इज़हार कर दिया कि मुझे बड़ा दुःख है वो जो बच्चे मरे हैं। उनका कोई इससे ताल्लुक नहीं था, उनको कुछ नहीं था पता बेचारों को। लेकिन जो पोस्ट हॉक एनालिसिस होता है, वो यही बताता है कि कब तक आप ये काम करते रहेंगे? कब तक आप ये टिट फॉर टैट काम करते रहेंगे? इसने भी किया, ये करवाया। उसके पीछे पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस ही है ना। अमेरिका तो नहीं ना सोच सकता कि कनाडा के स्कूल में इस तरह की काम करवाए, या कनाडा तो नहीं सोच सकता अमेरिका के स्कूल में कुछ इस तरह की हरकत करवाए वो। मैं नहीं कह रहा इंडिया ने करवाया, मैं ये भी नहीं कह रहा पाकिस्तान ने करवाया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये डीप स्टेट का काम है। लेकिन जो आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस पाले हुए हैं ओवर पीसेस ऑफ लैंड और या बिकॉज़ दैट सेज़ कि आपकी जो इंसानी जान की जो वैल्यू है, वो बड़ी कम है। अगर ये बीएलए ने किया, तो उनसे भी घटिया कोई नहीं हो सकता। अगर किसी भारत की डीप स्टेट के किसी एजेंट ने ये करवाया, तो उनसे भी घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। या अगर पाकिस्तान की डीप स्टेट ने किया, उनसे भी बुरा कोई नहीं हो सकता। इसके ऊपर तो कोई बहाना नहीं मारा जा सकता। लेकिन अब हमारे एक फील्ड मार्शल साहब बन गए हैं, जो एक हमारा कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है नाटा सा, बूट पॉलिशियाँ, यानी 10 बेसिस पे मिसाइल भी मरवा लिए और उसके बाद जीत का ढिंढोरा भी पीट दिया और एंड में क्या लिया जी, अच्छा जी ये लें। वो एक मीम था ना, बराक ओबामा अपने आप को ही मेडल दे रहा है, ये वो काम हुआ है यहाँ पे। वो आसिम मुनीर ने अपने आप को ही प्रमोशन दे दिया है और ये 2032 तक कहीं नहीं जाने लगा। 32 क्या, मुझे तो लगता है उससे भी आगे। एक तो पाकिस्तान में पहले आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती थी, उन्होंने इसने 5 साल बढ़वा ली। बूट पॉलिशिया ने उसको फैसिलिटेट किया और 2027 में मेरा ख़्याल इसकी टर्म खत्म होगी फील्ड मार्शल की, और उसके आगे एक एक्सटेंशन तो बनती ही बनती है। और फील्ड मार्शल का मकसद क्या है जी? पहले भी सारी पॉलिसियाँ डिफेंस की, फॉरेन पॉलिसी की, जीएचक्यू से ही बनती थी। लेकिन अब ऑफिशियली जो पाकिस्तान के जो स्टेट के जो डिफेंस के जो मामलात हैं, यानी अब इनको वो जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को आगे कर देते थे ना, अब उसको भी आगे करने की ज़रूरत नहीं। करेंगे वैसे उसी को ही आगे, लेकिन अब ज़रूरत उसकी नहीं है। अब ऑर्डर की उसको कहीं से ज़रूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से वो इन्होंने ड्रामा करवाया था, वो जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, शहबाज शरीफ ने, बूट पॉलिशिया ने, उसने कहा था हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कह दिया है कि इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाए। ओ भाई तुम्हारी क्या मजाल है, तुमने उसको इजाज़त देनी है। उसने तुम्हें बताया होगा कि ये स्टेटमेंट दो, मैं करने लगा हूँ ये काम। आई डोंट नो, मैं इसके अब क्या बंदा बात करे इसके ऊपर। खैर ये रहने दो। तो ये सिलसिला जो है मुझे नहीं लगता ये रुकेगा। ये कुत्ते की दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये अपने बंदों को मरवाते रहेंगे, अपने बच्चों को मरवाते रहेंगे, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के हसूल की खातिर। शेमफुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।